हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैटर वेव्स। अब तक हमने क्लासिकल का फेलियर, क्वांटम की क्यों ज़रूरत पड़ी वो पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, क्वांटम इफ़ेक्ट सब के बारे में डिटेल से लास्ट जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव्स के बारे में, और मैटर वेव्स क्या होती है, द्रव्य तरंगे क्या होती है। देखिए, अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसमें क्या था कि जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है या कॉम्पटन प्रभाव है, वो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत द्वारा उनकी सफल व्याख्या की जाती है, और वो दोनों ही पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में हमें ये मानना है कि विकिरण ऊर्जा जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में होती है। ठीक है, और वहाँ पर हमें जो लाइट होती है वो उसके लिए ये मानते हैं कि वो लाइट क्या है, डिस्क्रीट है, छोटे छोटे एलिमेंट्स के फॉर्म में है। सबसे छोटा जो क्वांटा जिसको बोलते हैं उसकी ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है, ये मान करके हम चलते हैं, और प्लांक का विकिरण सिद्धांत इसको हम कहते हैं। लेकिन जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ये कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनकी संपूर्ण व्याख्या करने के लिए आपको उसका कण स्वरूप नहीं मानना पड़ेगा। लाइट जो होती है उसका पार्टिकल नेचर नहीं मानना है, उसका वेव नेचर मानना है, तरंग प्रकृति माननी है, तभी आप उनकी व्याख्या कर सकते हो। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें आपको लाइट का जो या प्रकाश जो है या विकिरण जो है उसकी तरंग प्रकृति चाहिए, कुछ घटनाएं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके अंदर हमें जो लाइट है या विकिरण है उसकी पार्टिकल नेचर चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जो लाइट होती है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखती हैं। तो जैसे इसका मतलब लाइट जो है या विकिरण जो है उसका ड्यूल नेचर है, उसकी क्या है, द्वैत प्रकृति है। तो बोर ने भी अपने सिद्धांत में एस पर दी सिद्धांत के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में कहा था कि कोई भी विकिरण है, कोई भी लाइट है, उसकी अगर संपूर्ण रूप से आप विवेचना करना चाहते हो तो उसके लिए हमें तरंग और कण दोनों प्रकृति की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है, दोनों एक साथ एक ही समय नहीं दिखाई देती। किसी प्रयोग में हमें लाइट वे इसका तरंग स्वरूप चाहिए और किसी में हमें क्या चाहिए, कण स्वरूप चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को आधार मानते हुए लुईस दे ब्रोगली जो था उसने कहा कि कोई भी द्रव्य कण जो होता है, द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु परमाणु, ये जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, कोई मटीरियल से। ठीक है, तो कोई भी द्रव्य कण जो होता है उसमें भी क्या होता है, तरंगों के समान गुण होने चाहिए। इसका मतलब वो भी क्या है, तरंग और कण तो वो है ही, द्रव्य कण मतलब, और तरंग के समान गुण होने चाहिए। इसका मतलब उसका भी क्या है, ड्यूअल नेचर होता है। और इलेक्ट्रॉनों के लिए इसका प्रायोगिक सत्यापन सबसे पहले डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ था। तो लुई दे ब्रोगली जो था उसने कहा कि जो द्रव्य कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, उनकी भी तरंग प्रकृति होती है, उनका भी ड्यूअल नेचर होता है। तो लुई दे ब्रोगली ने क्या कहा कि अगर कोई द्रव्य कण जिसका संवेग जो है वो क्या है, p है, तो अगर किसी द्रव्य कण का संवेग p है तो उसके लिए उसके साथ एसोसिएटेड कोई अगर वेव रहती है, उसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होगा, लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, ये उसने कहा था। ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा बराबर h/p। जैसे ये कोई पार्टिकल है और इसके साथ एसोसिएटेड वेव ये है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बराबर h/p ये होती है। ये कोई द्रव्य कण होता है, कोई मटेरियल होता है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए जैसे इसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है या तरंग है कोई द्रव्य कण के साथ, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
कहा जाता है, या दे ब्रोगली तरंगों को द्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपने 12th के अंदर पढ़ी हैं, तो इतना इसमें कुछ वो डिटेल में जाने वाला नहीं है। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए कण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। अगर प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही कम है तो लैम्डा बराबर, तो द्रव्य कण का विराम द्रव्यमान m0 हो तो लैम्डा बराबर, ये यहाँ पे ना ये mv लिख रखा है ना, वहाँ पे आप लैम्डा बराबर h/m0v ये कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा बराबर h/m0v हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी E जो है वो दे रखी है 12m0v²। तो v जैसे E बराबर क्या है 1/2 m0v² ये है, तो v बराबर क्या आ जाएगा 2e/m, ये आ जाएगा √2e/m0। इस मान को v के इस मान को यहाँ रख देते हैं इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो लैम्डा बराबर h/m0 √2e/m0 ये, तो ये आधी पावर जाएगी, तो उससे हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है लैम्डा बराबर h/√2m0e। ये कब होता है, व्हेन वेलोसिटी इज़ लेस देन c। प्रकाश के वेग की तुलना में जो द्रव्य कण है उसका वेग क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। और जब अप्रॉक्सीमेटली प्रकाश के वेग के बराबर होता है तो लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv ये आ जाता है। और m किससे, रेस्ट मास से किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, आपने फॉर्मूला बहुत बार देखा होगा। m बराबर होता है m0/√1 - v²/c², गतिशील कण का द्रव्यमान, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे। और ऐसे कण की कुल ऊर्जा, ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो है ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, E = p²c² + m0² c⁴, ठीक है। ये एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हो गया, ऊर्जा कण की है। और ठीक है, तो गतिशील जो द्रव्य कण है उसके साथ एसोसिएटेड तरंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो कण में संवेग की वृद्धि के साथ घटती है। यानी कि सिंपल है, लैम्डा बराबर क्या है h/p। अगर द्रव्य कण का संवेग बढ़ता है तो लैम्डा जो है वो घटेगा, वेवलेंथ जो है वो घटेगी, ठीक है। अब जैसे जो बहुत ही छोटे कण होते हैं, जैसे कि छोटे मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि जो है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि द्रव्य कणों के लिए तो द्रव्य तरंग प्रभाव, यानी कि कोई भी द्रव्य कण के साथ किसी वेव का एसोसिएट होना, इस प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन हो चुका है। लेकिन जैसे आप लोगों ने इन जनरल आप देखते हैं कि आपके पास जैसे 50 ग्राम की गोल्फ की बॉल, मतलब सिंपली आप ऐसे मानो जैसे बच्चे जिस बॉल से खेलते हैं ना, बैट बॉल खेलते हैं, वो वाली बॉल है। अब उसके साथ अगर कोई वेव एसोसिएटेड है तो क्या हम उसे इन जनरल देख सकते हैं, अगर वो 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही हो तो उसके साथ दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान इतना कम आता है कि किसी भी प्रयोग से तरंग प्रभाव को देखना संभव नहीं होता। बोर का एसपर्दी सिद्धांत यहाँ भी सही है, क्योंकि जहाँ पर वो कण स्वरूप दिखाई दे रही है, बॉल जो है वो एक कण स्वरूप दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे उसके साथ एसोसिएटेड वेव नहीं देख सकते। एक साथ एक ही प्रयोग में कण और तरंग एक साथ प्रेक्षित नहीं होते हैं। अतः जब द्रव्य कणों की सहचारी तरंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो कण की विमाओं या जिससे कण अन्योन्य क्रिया करता है कि विमाओं के तुल्य हो, तब तरंग प्रभाव प्रेक्षित किए जाते हैं। तरंग प्रभाव कब प्रेक्षित होंगे, जब जिस कण के साथ एसोसिएटेड वेव हमें देखनी है वो कण जो है उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का हो साइज में, या जिसके साथ वो पार्टिकल इंटरेक्ट करने वाला है उनके डायमेंशन जो है वो वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर की हो, तब तरंग प्रभाव प्रेक्षित होता है। अब जैसे 50 ग्राम की गोल्फ की गेंद है, उसके लिए उसका तो मतलब साइज़ काफ़ी बड़ा है और उसके साथ जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻34, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, इतना कम, तो फिर हम एक साथ उनको नहीं देख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने बताया है डी ब्रोगली वेवलेंथ
तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्रयोगों द्वारा हम लोगों ने ये मेज़र कर लिया था इस प्रभाव को कि द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन अगर हम मान कर चलते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ जो है हमें मिलती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्य तरंग स्वरूप जो है वो प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित आवेशित कण। मान लीजिए कोई कण है जिसका विराम द्रव्यमान क्या है, m नोट है, और उसका आवेश क्या है, q है। q आवेश के कण को जब v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है k बराबर qv, ये होती है। q आवेश का कोई कण है, उसे v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k बराबर क्या होगी, qv। अब जैसे हमारा पीछे ये जो फॉर्मूला था लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर द रूट 2m नॉट ई काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है k बराबर qv, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है लैम्डा बराबर h ओवर रूट 2m नॉट qv। जैसे m नोट क्या है, रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे सिंपली कहा है कि कोई आवेशित कण है जिसको v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें अगर हम लोग m नोट का q जैसे चार्ज है उसका और मान रख देते हैं तो फाइनल हमारे पास लैम्डा जो आता है वो 12.27 अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। यदि कण का वेग v जो है, टिप्पणी देखिए, कण का वेग v जो है इस प्रकार है कि pc का मान कण के विराम द्रव्यमान के संगत m नोट सी स्क्वायर से बहुत कम है। अगर pc बहुत कम है तो अब आप लोग क्या करोगे, e जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर मान लोगे, m नोट सी स्क्वायर के बराबर मान लोगे। अगर m नोट सी स्क्वायर के बराबर मानेंगे e को तो सिंपली लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h ओवर m नोट v, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या है, h ओवर रूट 2m नोट e का मतलब यहाँ पे जैसे pc तो हटा दिया m नोट सी स्क्वायर, ये आएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, इसने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, तो p इज़ इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग pc इज़ लेस देन m नोट सी स्क्वायर। तब दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा बराबर h ओवर m नोट v। प्रकाश के वेग तो ग्रेटर देन हो गया क्योंकि pc इज़ लेस देन m नोट सी स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक c से अगर हम c हटा दें तो वेलोसिटी जो है वो लेस देन c हो गया। उस कंडीशन में हमने जो पीछे किया था ना बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, ये जैसे ये था लैम्डा बराबर h ओवर m नोट v, वो पीछे थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये वाला सही है अपना कि p ये c से c रिमूव होएगा तो फिर p यानी कि p एक्चुअल में क्या है, mv ही तो होता है, तो एक v जो है अपना वो लेस देन c वाली कंडीशन को करेगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और जब pc जो है वो अप्रॉक्सीमेटली m नोट सी स्क्वायर के बराबर है या ग्रेटर देन है, उस कंडीशन में हम आप इसको हटा नहीं सकते, तो e इज़ इक्वल टू अंडर द रूट p स्क्वायर सी स्क्वायर m नोट स्क्वायर आएगा यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे, और c की पावर 4, ठीक है। और एक और हमारा जो एनर्जी का रिलेशन है, ये रेस्ट मास एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में ऐसे रखते हैं इसको, E बराबर m नोट सी स्क्वायर प्लस k इज़ काइनेटिक एनर्जी। और उस कंडीशन में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए निम्न सूत्र स्थापित किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है इसका किस तरीके से ये आया है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने लास्ट के अंदर, तो वो मैंने इस पीडीएफ में डाला है, तो वहाँ से देख लेना कि ये रिलेशन कैसे आया है। ये रहा यहाँ पे, तो जैसे ये रिलेशन हमें निकालना है तो E इज़ इक्वल टू m नोट सी स्क्वायर प्लस k, ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस m नोट रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा है। एक ये E स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नोट स्क्वायर c की पावर 4, ये दूसरा रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन से ये pc का मान निकाला और इसमें E का मान जो है हम लोग रख, तो ये वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर
हम लोगों ने क्या किया, ये पी सी का मान यहाँ पे निकाल करके पी सी इस इक्वेशन से ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अंडर द रूट, और ये जो ई है उसकी जगह ये मान रख दिया एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास लेमडा बराबर एच ओवर पी होता है, तो सी और सी से ऊपर नीचे गुणा और बराबर में एच सी बटे, और ये जो पी सी है इसका मान ये वाला जो है ये अपने यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो है वो अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों रिलेशन अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको एक ही मान कर चलें। हाँ, ये है एनर्जी, जैसे ये रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो मोमेंटम एनर्जी रिलेशन से लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उसका एक तरीके से प्रूव है, उसका एक पक्ष है कि भी ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है, थ्योरी में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को v वोल्ट विभवांतर से एक्सेलरेट या त्वरित किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस छिद्र में से, संकीर्ण छिद्र में से निकल करके यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है इस पर आकर के गिरते हैं, यहाँ से टकरा करके, और वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। चाहे तो आप ऐसे मान सकते हो कि विवर्तन हुआ है, चाहे मान सकते हो कि जैसे हम स्कैटरिंग की। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ से विवर्तित इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो लगा हुआ है उस पर कलेक्ट हो जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है उस पर ये डिटेक्ट हो जाते हैं। ये इसमें एक्सपेरिमेंट में होता है। अब क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी थी और जो ये प्रकीर्णन कोण है, ये जो फाई प्रकीर्णन कोण है ये, और इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी जो थी उसके बीच में जो ग्राफ खींचा गया, पोलर ग्राफ जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे ये जो v वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करते हैं ना, तो अलग अलग विभवांतर पे इंटेंसिटी और फाई के बीच में ग्राफ जो है वो खींचा गया। तो जो 54 वोल्ट और 50 डिग्री 54 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया गया, और फाई जो है ये जब 50 डिग्री था उस पे इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन होकर के उनको डिटेक्ट किया गया डिटेक्टर से। तो सबसे ज़्यादा शार्प जो है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है हमें प्राप्त होते हैं। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता में साफ तौर पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें जो है वो प्राप्त होते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ से बताते हैं आपको कि डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से समझा जा सकता है। इसके अनुसार v वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य निकल क्रिस्टल के लिए जो अंतर परमाणविक दूरी है उसकी कोटि की होती है। अतः मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो v वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करके अपने निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट करते हैं ना, उस निकल क्रिस्टल के जो परमाणु होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसकी जो कोटि है, कोटि मीन्स की जो दूरी, कितनी दूरी है, वो दूरी जो है उस दूरी के ऑर्डर का ही क्या होता है, वेवलेंथ होती है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव होती है। इसीलिए क्या है, हम लोग यहाँ पर उसको देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव नेचर है या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड एक वेव है। तो उनका क्रिस्टल से विवर्तन जो है वो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक्स किरणों का होता है, और हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग में उच्चिष्ट के लिए विभवांतर 54 वोल्ट और प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री, और निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी क्या थी, 2.15 एंगस्ट्रॉम ये रखी गई। तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रेग विवर्तन जो है उसके रूप में अगर इसको देखा जाए तो फिर क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी जो है, ये फॉर्मूला होता है D = D sin φ/2। अब देखो इसमें क्या होता है, कैपिटल D तो है निकल क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी 2.15, और जो फाई है, फाई मतलब ये 50 डिग्री, φ/2 मतलब 25 डिग्री, और इन दोनों का मान रखेंगे तो ये हमारे पास जो है क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी आ जाती है। क्रिस्टल तल मतलब जैसे अपने सॉलिड के अंदर पढ़ते हैं, इस तरीके से अगर किसी पदार्थ की अगर बात करते हैं तो एक सरफेस होती है जिस पे परमाणु इस तरह से जमे रहते हैं, फिर दूसरी लेयर होती है इसमें परमाणु इस तरह से जमे रहते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है
उसे हम क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी कहते हैं। तो इस तरीके से अपने पास इसके मान आ जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन विवर्तन के लिए ब्रेग विवर्तन सूत्र क्या है, 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो d हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा साइन थीटा। अब ये थीटा जो है वो कैसे निकाला, अब ये यहाँ देखिए आप इस डायग्राम को एक बार, ये वाला, कि जब ये लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन किरणपुंज इस तरीके से गिरता है और 50 डिग्री पे जाता है, ये निकल क्रिस्टल में लेयर्स जो है वो इस तरीके से बनी हुई है ना, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर। तो जो अगर मान लीजिए ये पूरा 50 डिग्री है ना, और ये वाला जो है वो 90 है, तो 90 में से 5/2 गया, यानी कि ये आधा गया, तो फिर वो हमारे पास क्या है, थीटा। ठीक है, थीटा आ गया 65, 90 में से 25 गया 65। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 90 माइनस 5/2। ठीक है, तो इन सब के मान हम रख देते हैं इसके अंदर। d का 2d साइन थीटा, d का मान साइन थीटा n फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं, और लैम्डा का मान जो हमें निकालना है तो 1.6, तो लैम्डा जो है हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ये हमने कैसे निकाला है, हमने ब्रेग थ्योरी जो है, ब्रेग का जो विवर्तन फॉर्मूला है उसको काम में लेते हुए निकाला है। और जैसे अभी हम लोग दे ब्रोगली का जो सिद्धांत है उससे हम लोग डायरेक्ट निकाले v वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के लिए लैम्डा जो है वो 12.27/√v, जैसे हमने पीछे इस फॉर्मूले को देखा था, तो v वोल्ट विभवांतर कितना था, 54 वोल्ट, तो उसके लिए इतना आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक ही ऑर्डर के हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के साथ जो एसोसिएटेड वेव है या द्रव्य तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान जो है वो एक जैसा है। ठीक है, इससे हमें दे ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना की सत्यता की पुष्टि होती है। ये तो हमने दे ब्रोगली द्रव्य तरंग सिद्धांत है उससे निकाला है, ऊपर हमने ये ब्रेग फार्मूला यूज़ करके थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है। ये हमने थीटा किस तरीके से निकाला है उसके बारे में हमें बताया है। तो हमारा जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपली इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव के बारे में पता करना था। तो थ्योरी क्या है सिंपली इसकी, कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, उससे इलेक्ट्रॉन पुंज v वोल्ट विभवांतर से एक्सेलरेट या त्वरित होकर बाहर निकलते हैं, निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होते हैं, टकरा करके विवर्तित हो जाते हैं, और ये घूमने वाला डिटेक्टर है। ठीक है, तो इस फाई एंगल पे जितने भी जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज रहेंगे वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने इस डिटेक्टर से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की जो तीव्रता है उसका ग्राफ खींचा, जब जब मतलब वी वोल्ट विभवांतर को चेंज करते हुए अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे। तो हमने देखा कि जो ये 54 वोल्ट और 50 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन था, इस पे हमें शार्प और साफ एकदम उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। और इनकी जो टकरा करके विवर्तित होने की जो घटना है बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक्स किरणों की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव की पुष्टि इस प्रयोग के द्वारा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा होती है। थ्योरेटिकली हमने जैसे इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने ब्रेग जो थ्योरी है उसको काम में लेते हुए और वेवलेंथ निकाली, और उसके बाद में दे ब्रोगली जो परिकल्पना है उससे निकाली। तो दोनों से वेवलेंथ क्या है, सेम आती है, 1.65 1.67 अप्रॉक्सीमेटली क्या मतलब बहुत काफ़ी नज़दीक है ये एक दूसरे के। तो इस तरीके से वेव की जो पुष्टि होती है इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव की। फिर समराइजेशन क्या है इसका, कि द्रव्य तरंग परिकल्पना न केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए ही सत्यापित है बल्कि इसके अलावा जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम परमाणु, हाइड्रोजन अणु, इनके लिए भी सत्यापित की जा चुकी है। इस कारण से जो द्रव्य तरंग परिकल्पना है एक व्यापक परिकल्पना है जो सभी द्रव्य कणों पर लागू होती है। सिद्धांत सभी द्रव्य कणों के सहचारी द्रव्य तरंग उपस्थित रहती है, यानी कि जो भी द्रव्य कण है उनके साथ एसोसिएटेड वेव रहती है। अब ये ऐसा है कि किसी प्रयोग में तो वो कण स्वरूप में है और किसी प्रयोग में क्या है वो तरंग स्वरूप में होती है। और बहुत से ऐसे सवाल रहते हैं जिनके जवाब के लिए अभी भी क्या है, क्वांटम की ज़रूरत रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये कहता है कि
जब लैम्डा बराबर एच अपॉन पी है और एच जब ज़ीरो का जाता है तो लैम्डा भी ज़ीरो हो जाता है, यानी कि जब एच अटेंस टू ज़ीरो होता है, लैम्डा ज़ीरो होने का मतलब क्या है, लैम्डा ज़ीरो होने का मतलब ये है कि कण के साथ एसोसिएटेड वेव नेचर जो है वो उसका ख़त्म हो जाना। तो जब एच अटेंस टू ज़ीरो है तो हमारी जो तरंग यांत्रिकी है वो क्लासिकल में बदल जाती है, क्योंकि क्लासिकल तो इनका फेवर करेगा नहीं, ठीक है। तो एच जब अटेंस टू ज़ीरो जाता है तो तरंग यांत्रिकी चिरसम्मत यांत्रिकी में परिवर्तित हो जाती है। और जब एच का मान बढ़ता है तो जो नाभिकीय कण होते हैं, मूल कण होते हैं, उनमें द्रव्य तरंग प्रभाव प्रेक्षित होता है। नाभिकीय कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणुीय कण, ठीक है, उनमें से द्रव्य तरंग प्रभाव जो है वो प्रेक्षित किया जा सकता है। और एच के न्यून मानों के लिए क्लासिकल। तो ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।